फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप लोगों का जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, परीक्षाएं निकट आती जा रही हैं, तो समय बीतते देरी नहीं लगती। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिएगा। और आप लोगों को महाकुंभ की न्यूज़ मिली गई होगी। जो महाकुंभ चल रहा है इस समय प्रयागराज में, वहाँ कुछ घटनाएं घट गई हैं, कुछ लोग हताहत हो गए हैं। ये सूचनाएं तो मिली गई होंगी। इसलिए आप लोग जो है अपने घर परिवार समाज में जो भी हैं तो सुविधा अनुसार कार्य करें। जिसको स्नान वगैरह करना हो तो समय देख के, जो समय उचित हो उसी समय यहाँ प्रयागराज आप पहुँचें, ठीक है। क्योंकि भीड़ अधिक होने के कारण ये घटनाएं घटी हैं। काफ़ी भीड़ हो गई थी और जिस कारण भगदड़ वगैरह मच गया, तो उसमें कुछ लोग हताहत हो गए हैं। तो सारी व्यवस्थाएं और सुविधानुसार प्रशासन के आदेशानुसार आप लोग ही कार्य करें, क्योंकि प्रशासन जो आप लोगों को, जितने भी श्रद्धालुगण हैं जो कुंभ में स्नान करने आए हुए हैं या आने वाले हैं, तो प्रशासन के आदेशानुसार ही कार्य करें। पेपर वगैरह, न्यूज़ वगैरह आप लोग देखते रहें, तो उसी अनुसार आप लोग संगम की धरती पर पधारें। तो आइए, क्योंकि इस मैटर को मैं इसलिए उठा रहा हूँ आपके महाकुंभ को, क्योंकि ये भी आप लोगों का जो सब्जेक्ट है ना, सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र विषय। तो आप लोगों का सोशियोलॉजी के तहत ये सारे शब्द आ जाएंगे, क्योंकि देश, समाज, राजनीति, आपका जो ये टॉपिक है सामाजिकता, इसमें सब आ जाते हैं। और आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न आज नहीं तो कल बनना ही बनना है कि 2024 महाकुंभ में हुआ था तो यहाँ क्या क्या, कैसे क्या व्यवस्थाएं थी, कैसे क्या घटनाएं घटी थी। आने वाले समय में आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग भी इस पर थोड़ा सा ध्यान अपना बनाए रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सब जो भी UGC नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, GIC, GDC, KBS, NBS, UP PGT, UPSC, UPPSC, दिल्ली, SSSB, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं से भी हों, यदि आप समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए। क्लास आप लोगों के लिए आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आप सब मुझे पहचान गए होंगे। मैं पुजारी यार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को हर एक चीज़ जो है बताते हुए चलता हूँ। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप लोगों से छिपी हो, और आप लोग खुद एक कंप्लीटर हैं। आप लोगों को अपने नैनचर खोल के रखना चाहिए। तो वो देखिए, आप लोगों का ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में लेकर आता हूँ, और इन से संबंधित परीक्षाएं अगर आप देते हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में आप सभी के लिए क्या है, और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखिए। मैं आप सभी से बार बार कहता हूँ, अगर आपको 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट पाना है तो, ठीक है गाइस। तो आइए देखते हैं आज आपका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा आप सभी के लिए। और जितने प्रश्न हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। और क्लास शुरू करने से पहले, प्रश्न नंबर 1 शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या है कि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाया करेगा। और हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल पुजारी से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको भी सारी सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है आप लोगों को पता है, 9452 733 186। इस पर आप सभी से जो है हमारी बात कमेंट के थ्रू यानी मैसेज के थ्रू बातें हो जाया करेंगी। मैसेज तो आप लोग जो है ये चैनल पे भी आप कमेंट करके अपनी जो है प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 1 क्या आपका कह रहा, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा, जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वे किसी विशेष प्रकार के हित में भागीदारी ना होकर समान जीवन के आधारभूत दशाओं में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुदाय कहा जाता है। उपर्युक्त अवधारणा समुदाय को लेकर किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई? अच्छा, यहाँ से है, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से ये अवधारणा है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं, वे किसी विशेष प्रकार के
हित में भागीदार ना होकर समान जीवन आधारभूत दशाओं में भाग लेते हों तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। ये किसकी अवधारणा है, यही पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी कह रहा गिन्सबर्ग, ऑप्शन डी कह रहा बोगार्ट्स महोदय का। तो इसका कमेंट आप लोग जो है कमेंट करके आंसर दीजिए, उत्तर बताइए फटाफट जो है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग कापी और पेन लेके बैठे होंगे, नोट करते चलिए आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को। और ये मैकाइवर एवं पेज महोदय की अवधारणा है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वे किसी विशेष प्रकार के हित में भागीदार न होकर समान जीवन की आधारभूत दशाओं में भाग लेते हों तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैकाइवर एवं पेज महोदय की अवधारणा है। और आपके ऑप्शन बी किंग्सले डेविस महोदय हैं, इनका समुदाय को लेके क्या अवधारणा है? ऑप्शन बी, ये भी ध्यान दीजिए। ये कहते हैं, देखिए किंग्सले डेविस महोदय की जो ये अवधारणा है मैं बताने जा रहा हूँ, ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट राइटर हैं आपके सिलेबस से। ये किंग्सले डेविस कहते हैं समुदाय को लेकर, समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। ये किंग्सले डेविस का है, इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। फिर मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग याद करके रखिएगा। समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार आपके जो किंग्सले डेविस महोदय हैं इस समुदाय के अंतर्गत 3 बातों को शामिल किए हैं। आप देख ही रहे हैं, इनके परिभाषा में 3 बातें आ ही जाती हैं। क्या क्या आ जा रही है? समुदाय व्यक्तियों का समूह है, एकदम सही बात है। इसका क्षेत्रीय आधार होता है, ये भी सत्य है। इसमें व्यक्ति के जीवन के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं, ये भी बात सही है। और अगले ऑप्शन में आपके गिन्सबर्ग महोदय हैं, इनकी क्या अवधारणा समुदाय को लेकर, ये ध्यान दीजिए। ये कहते हैं, ये भी देखिए परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो मैं इनकी अवधारणा बता रहा हूँ गिन्सबर्ग का भी, यानी तीनों का, किंग्सले डेविस आपका और ये गिन्सबर्ग और आपका ऑप्शन ए जो मैकाइवर पेज है वो भी पूछा जा, और किंग्सले डेविस भी पूछा जा चुका है। इनका ये ऑप्शन सी गिन्सबर्ग का जो बता रहा हूँ ये भी पूछा जा चुका है। ये इनकी क्या अवधारणा, ध्यान दीजिए। ये कहते हैं सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह का नाम ही समुदाय है। क्या कहते हैं, नोट कर लिए। सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह का नाम ही समुदाय है। ये कौन कहता है? आपके गिन्सबर्ग महोदय कहते हैं। ठीक है, और अगले ऑप्शन ये बोगार्ट्स महोदय, ये भी इम्पोर्टेंट ही हैं आपके, यहाँ से भी प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, समुदाय को लेके ये आपके सामाजिक और समुदाय को लेके, समाज और समुदाय के लेकर ये बोगार्ट्स महोदय की क्या अवधारणा है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। बोगार्ट्स महोदय आपके कहते हैं कि ऐसा सामाजिक समूह जिनमें कुछ ऐसे, क्या कहते हैं, ऐसा सामाजिक समूह जिनमें कुछ अंश तक हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहता है समुदाय है वो। इनके अनुसार आपके बोगार्ट्स महोदय कहते हैं कि ऐसा सामाजिक समूह जिनमें कुछ अंश तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है समुदाय कहलाता है। ठीक है, ये आपके किसकी अवधारणा थी? बोगार्ट्स महोदय की। बोगार्ट्स महोदय जो है इनकी परिभाषा में देखिए, इनकी अवधारणा में 2 चीज़ें आ जाती हैं। क्या? एक निश्चित क्षेत्र और अहम की भावना। तो अगर ये प्रश्न में बनता है कि बोगार्ट्स अहम की भावना और एक निश्चित क्षेत्र, और निश्चित क्षेत्र मतलब आपका जो है डिफिनिट एरिया हो गया। ठीक है, डिफिनाइट एरिया हो गया, और हम की भावना वी फीलिंग हो गई। ठीक है, तो ये दोनों अगर जिसमें पाई जाती है तो ये परिभाषा आपका बोगार्ट्स महोदय का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये इसी में कहते हैं ना कि समुदाय समाज का एक अंग है, एक प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, जिसके कारण समान वातावरण में एक साथ रहने के स्वतः समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम की भावना अपने आप उत्पन्न ही हो जाती है, जिसे दूसरे शब्दों में सामुदायिक भावना कहते हैं। ये ठीक है, आप लोग समझ गए ना इसका, बोगार्ट्स महोदय का ये। तो आप लोग नोट में लिख लीजिए, एक हैं, क्या नाम है आपके, बहुत इम्पोर्टेंट है, समुदाय से जो बात करते हैं। आप लोग नोट में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अलग से
नोट, मैं बार बार कहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, यहाँ से प्रश्न बन रहा है ना आपका। तो नोट में लिखिए आगमन एवं निम्फाक महोदय हैं। ये जो इनकी अवधारणा ये बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग इनको नोट करके रखिएगा। ये कहते हैं कि एक सीमित स्थान में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक सीमित स्थान में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ये आपके आगमन एवं निम्फाक महोदय कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितना जो मैंने ये आपके मैकाइवर हो गए, ठीक है, आप ध्यान दे रहे हैं, ये मैकाइवर एवं पेज हो गए, किंग्स डेविस हो गए, गिन्सबर्ग हो गए, बोगार्ट्स हो गए, और चौथा आपका जो मैंने बताया आगमन एवं निम्फाक महोदय। यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है, ये आप लोग, इसलिए मैंने निम्फाक महोदय को नोट करा दिया, क्योंकि निष्कर्ष इसका क्या है, आगमन और निम्फाक महोदय का अगर निष्कर्ष देखा जाए परिभाषा का, कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र में बसे होने के कारण सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है, और ऐसे समूह की भावना जो है, ऐसे समूह में ही ऐसी भावना जो है पनप जाती है अपने आप, ये स्वभावता, जिसमें व्यक्तियों के विचार, दृष्टिकोण समान मतलब कॉमन होते हैं, जिसमें समुदाय में व्यक्तियों के जो विचार होते हैं, जो दृष्टिकोण होते हैं, वो कॉमन होते हैं, यानी कि समान होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समुदाय की स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि इसका निर्माण स्वतः ही हो जाता है। आपके ये आगमन और निम्फाक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि व्यक्तियों की आवश्यकताएं जो प्राकृतिक परिस्थितियों से प्रभावित है, आदत, प्रथा, जनरीत का विकास करती है, जिससे संस्कृति का निर्माण होता है, जो समाज की सुरक्षा प्रदान करती है समाज को, तथा जिससे समाजीकरण के दौरान स्वतः आत्म का सामुदायिक भावना विकास हो जाता है। और ये जो है समुदाय जो है यानी परमानेंट होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता, ये भी नोट कर लीजिए। आगमन और निम्फाक, आगमन निम्फाक महोदय कहते हैं कि समुदाय व्यक्ति के लिए साधन एवं साध्य दोनों होता है। ये प्रश्न बन रहा है, पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार समुदाय व्यक्ति के लिए साधन एवं साध्य दोनों हो सकता है, तो आगमन एवं निम्फाक के अनुसार है ये। और व्यक्ति समुदाय में जन्म लेता है और उसी में पल कर जीवित रहता है, उसी में जो वो खत्म हो जाता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, मर जाता है, ठीक है। इसलिए आगमन एवं निम्फाक ने कहा है कि समुदाय सामाजिक जीवन की संपूर्ण संगठन का नाम है। क्या है ये, किसकी अवधारणा है? समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। ये भी प्रश्न बना, पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा। आगमन एवं निम्फाक महोदय का है कि ये प्रश्न क्या बन रहा है कि समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है, इसकी अवधारणा है, तो आगमन एवं निम्फाक महोदय की है। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो है ये प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। थोड़ा सा एक ही प्रश्न में कई आंसर हम ला देते हैं, इसलिए ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। प्रश्न कहीं से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग जो है छूटने ना पाए, आप लोग सही ही करके आएँ, ताकि आपको 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि क्या राज्य एक समुदाय है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है क्या राज्य एक समुदाय है? तो ऑप्शन ए कह रहा हाँ एक समुदाय है राज्य, ऑप्शन बी कह रहा नहीं है, ऑप्शन सी कह रहा कह नहीं सकते है कि नहीं है, ऑप्शन डी कह रहा पूर्ण रूप से है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्या राज्य एक समुदाय है? तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या राज्य एक समुदाय है? तो जो है राज्य एक समुदाय प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि नहीं है। क्या नहीं है, राज्य एक समुदाय नहीं है। इसका नहीं क्या है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो कैसे नहीं है, आइए इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि राज्य एक समुदाय कैसे नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका इज स्टेट ए कम्युनिटी, यानी कि राज्य एक समुदाय क्या है, तो राज्य के लिए क्या आवश्यक होता है बताइए आप लोग, राज्य के लिए क्या आवश्यक होता है? तो राज्य के लिए आपका जो है एक निश्चित भूभाग होना चाहिए राज्य के लिए, ठीक है। दूसरा आपका एक जनसंख्या की आवश्यकता होती है राज्य में जो रहती है। तीसरा उसमें सरकारें होती हैं राज्य को संचालन करने के लिए ना, सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था होता है। और चौथा इसमें आपका संप्रभुत्व ढांचा एक होता है, नियम कानून होते हैं। तो ये राज्य के जो है स्पष्ट तत्व हैं।
जो तो राज्य में भी एक प्रकार से नागरिकों में अपनत्व एवं स्वराज की भावना तो पाई जाती है। देख ही रहे हैं आप लोग। इस दृष्टि से राज्य एक समुदाय में काफ़ी समानताएं हैं, राज्य और समुदाय में इसी प्रकार काफ़ी, क्योंकि जो राज्य में भी है यद्यपि राज्य एवं समुदाय में काफ़ी समानताएं हैं, ये बात सही है, क्योंकि जो राज्य में भी समुदाय में भी है, लेकिन फिर भी जो राज्य है को समुदाय नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? कि राज्य संप्रभु है, समुदाय संप्रभु नहीं है। क्या अंतर है आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें क्या अंतर पाया जा रहा है राज्य और समुदाय में। देखिए नंबर 1 आप ध्यान दीजिए, नोट करते चलिए। राज्य संप्रभु है, समुदाय संप्रभु नहीं है, आप सभी को पता है। और राज्य का स्वरूप जो है राजनैतिक है, जबकि समुदाय का स्वरूप राजनीतिक नहीं है। ये दूसरा है, ठीक है, कि राज्य का स्वरूप राजनैतिक है जबकि समुदाय का स्वरूप सामाजिक है, आप लोग जान ही रहे हैं। और तीसरा क्या है, जो अंतर मैं बता रहा हूँ राज्य और समुदाय में, राज्य की सीमाएं स्पष्ट तथा निश्चित होती है, जबकि समुदाय में इनकी स्पष्टता ही नहीं होती, कि इसकी कोई सीमा ही नहीं होती। और चौथा आपका है, जो नोट करते हुए चलिए आप लोग, राज्य की अपेक्षा समुदाय के लिए सामुदायिक भावना का ज़्यादा महत्व है, राज्य की अपेक्षा, ठीक है, जबकि राज्य के लिए सामुदायिक भावना की अपेक्षा अपने राज्य की सीमा का विशेष महत्व होता है। और अगला जो पॉइंट है आपका 5वां नंबर पॉइंट, इसको भी नोट कर लीजिए। ये 5वां नंबर, ये चार नंबर मैंने लिख दिया गलती से, नहीं 4 नंबर नहीं, ये 5वां नंबर पॉइंट है, ठीक है। तो 5वां नंबर पॉइंट जो क्या कह रहा है कि राज्य के कार्य तथा उद्देश्य एक निश्चित एवं विशिष्ट होते हैं, जबकि समुदाय का समान उद्देश्य होता है, कोई निश्चित और विशेष उद्देश्य नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के समझ में आ गया होगा गाइज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। सभी के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है समुदाय की अवधारणा सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दिया गया है। जो समुदाय की अवधारणा है इसमें किस विद्वान द्वारा दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा। तो ऑप्शन ए कह रहा टानीज, ऑप्शन बी कह रहा बोगार्ट्स, ऑप्शन सी कह रहा आगबर्न, ऑप्शन डी कह रहा किम्बाल यंग महोदय। सॉरी फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 3 पर आइए, इसका आंसर दीजिए कि ये समुदाय की अवधारणा सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दिया गया है। तो समुदाय की अवधारणा सर्वप्रथम आपके जो है पंडित टानीज महोदय द्वारा दिया गया है, यानी कि ये आपका ऑप्शन ए टानीज महोदय हो गया, क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहले इसकी अवधारणा दे रखी है, ठीक है। और ये जो आपके बोगार्ट्स महोदय हैं, इनको देख लीजिए आप लोग, बोगार्ट्स महोदय प्रश्नानुसार। ये बोगार्ट्स महोदय कहते हैं ये कि समुदाय में एक निश्चित क्षेत्र हम की भावना यानी वी फीलिंग को समुदाय के लिए आवश्यक बताया है। इन्होंने बोगार्ट्स महोदय समुदाय के लिए क्या आवश्यक बताया है कि समुदाय में ये कहते हैं हम की भावना यानी वी फीलिंग और समुदाय के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, और एक निश्चित क्षेत्र, ये 2 चीज़ आवश्यक है, आपके बोगार्ट्स महोदय कहते हैं। और ये आपके आगबर्न महोदय क्या कहते हैं समुदाय के लेके, ये भी ध्यान दीजिए आप लोग। आगबर्न महोदय आपके कहते हैं कि इनका मानना कि समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। ये आपके आगबर्न महोदय कहते हैं कि समुदाय का जो विचार है ये पड़ोस से शुरू होकर ना संपूर्ण विश्व तक समुदाय पहुंच जाता है, आगबर्न महोदय का। और आपका ये किम्बाल यंग महोदय की क्या अवधारणा है समुदाय को लेके, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। किम्बाल यंग महोदय कहते हैं कि समुदाय के लिए एक भौगोलिक वातावरण एवं संस्कृति के आधार पर परिभाषित ये करते हैं, कहते हैं क्या कहते हैं कि समुदाय के लिए एक भौगोलिक वातावरण एवं संस्कृति का आधार होना चाहिए। तो ये उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 3 भी आप लोगों का हो गया, जो समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा मैनपुरी जिला कहाँ है, यूपी उत्तर प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। मैनपुरी जिले ये करीमपुर गांव का अध्ययन किया गया, यानी कि किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया गया। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा विलियम वाइंजर महोदय, ऑप्शन बी करा आस्कर लेविस, ऑप्शन सी करा सर हेनरी मैन, ऑप्शन डी करा रॉबर्ट रेड फील्ड महोदय। तो मैनपुरी जिले का करीमपुर गांव का अध्ययन किसने किया है, इसका आंसर आप लोग बताइए। ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक बार नहीं बार बार बनना है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो ऐसे प्रश्नों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए आप सभी का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर ऐसे प्रश्न गलत कर देंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप सभी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वाइजर महोदय हैं आपके आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, विलियम वाइजर महोदय जो है मैनपुरी में करीमपुर गांव का अध्ययन इन्होंने कर रखा है। क्योंकि विलियम वाइजर जो आपके एक मानव शास्त्री विद्वान है ये, और ये मैनपुर जिले के करीमपुर गांव का इन्होंने अध्ययन किया है। और इनकी जो पुस्तक सन 1936 में आई थी, नोट कर लीजिएगा, द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक थी। इसमें इन्होंने ग्रामीण संरचना में यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो जजमानी व्यवस्था पाई जाती है उसके बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन कर रखा था और जजमानी व्यवस्था के बारे में बता रखा था। जजमानी व्यवस्था क्या होती है, इस टॉपिक को मैंने पिछले ऐसे प्रश्नों के रूप में आपको जजमानी व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा हूँ, ठीक है। क्योंकि जजमानी व्यवस्था ग्रामीण एरियो में पाया जाता है, जिसमें जो है कार्य के बदले वस्तु और रुपये पैसे का आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं इसमें एक प्रजा होते हैं, ठीक है, जिसको प्रजौटी वगैरह के नाम रूप में भी जाना जाता है, इसको जजमानी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जजमानी व्यवस्था के साथ कौन आता है? जैसे नाई हो गया, धोबी हो गया, ठीक है, आपका कहार हो गया, पंडित जी हो गए, तो ये सब जजमानी व्यवस्था के तहत आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें आप देखने नहीं कहते हैं जजमान आए हो और जजमान क्या हाल है, ठीक है। तो इसमें आइए देखते हैं ये अगला ऑप्शन क्या आपका कह रहे हैं, ऑस्कर लेविस महोदय। ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस महोदय, ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्कर लेविस महोदय क्या कह रहे हैं, जजमानी व्यवस्था के तहत। ये लेविस महोदय, इन्होंने जो आपके लेविस महोदय हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये रामपुर गांव का अध्ययन कर रखे हैं। जो रामपुर गांव कहाँ पे है? गाजियाबाद जिले के रामपुर गांव का अध्ययन कर रखे हैं। ये भी एक ऑस्कर लेविस भी एक ब्रिटिश मानव समाजशास्त्री हैं। ऑस्कर लेविस भी महोदय एक ब्रिटिश मानव समाजशास्त्री हैं। इन्होंने जजमानी प्रथा का भी उल्लेख किया है, इन्होंने भी अध्ययन कर रखा है। और आपके लेविस महोदय सहभोजी प्रथा यानी कि कम्युनल सिस्टम के आधार पर ग्रामीण की संरचना जो है उसको स्पष्ट रूप से बता रखा है। सहभोजी प्रथा यानी कि जिसको कम्युनल सिस्टम कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। और लेविस महोदय की एक पुस्तक है आपका विलेज लाइफ इन नॉर्थन इंडिया, 1958 में लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा किसकी पुस्तक है, विलेज लाइफ इन नॉर्थन इंडिया 1958 में, ये आपके ऑस्कर लेविस महोदय का है। और आपके अगले थिंकर कौन है? ये सर हेनरी मैन, ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्या कहते हैं सर हेनरी मैन? ये भी एक क्या कहते हैं 1861 ईस्वी में जो सर हेनरी मैन की पुस्तक आई थी एंशिएंट लॉ, ये पूछा गया है प्रश्न। एंशिएंट लॉ बुक किसकी है? सर हेनरी मैन की है, इन्हीं से संबंधित है। तो इसमें जो इन्होंने गांव और समाजशास्त्री जो मानव शास्त्री का आकर्षण का केंद्र रहा है उस समय अध्ययन के क्षेत्र में, तो इसको इन्होंने विस्तार पूर्वक से बता रखा है एंशिएंट लॉ में, ठीक है। तो क्योंकि गांव की अध्ययन की शुरुआत जो है व्यवस्थित रूप से इन्होंने भी कर रखा है। और अगला ऑप्शन आपका रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय हो गए, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय जो है ये अमेरिकी मानव शास्त्री रहे हैं, यानी कि ये चारों देखिए विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस, सर हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, ये चारों मानव शास्त्री हैं। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ये मैक्सिको के टोपोजलान और चानकोम गांव का अध्ययन इन्होंने कर रखा है, रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका प्रश्न उत्तर नंबर 5, ध्यान दीजिए प्रश्न उत्तर नंबर 5, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, और प्रश्न ये सब सारे के प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है किस समाजशास्त्री विद्वान ने ग्रामीण समाज का जनक माना जाता है? अच्छा, यानी किस समाजशास्त्री विद्वान को ग्रामीण समाज का जनक माना जाता है? ये जनक किस समाजशास्त्री विद्वान को? तो ऑप्शन ए कह रहा है बिजराज
चौहान, ऑप्शन बी कह रहा रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी कह रहा मैकिम मैरियट, ऑप्शन डी कह रहा डी.एन. मजूमदार। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि ग्रामीण समाज का जनक किस समाजशास्त्री को कहा जाता है या किस मानव शास्त्री को कहा जाता है। मैंने उत्तर भी हिट दे दिया है आपको समाजशास्त्री मानव शास्त्री के रूप में बता के। तो इसमें आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय जो हैं ये, इन्हीं को ऑप्शन बी, ये जो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय हैं इन्हीं को ग्रामीण समाज का जनक माना जाता है। ये आपके मानव शास्त्री के रूप में है, ठीक है, क्योंकि ये आपके रॉबर्ट रेडफील्ड 1897 से 1958 के बीच रहे हैं और ये अमेरिकी सांस्कृतिक मानव शास्त्री हैं जिन्हें ग्रामीण समाज का जनक माना जाता है। और ये सर्वप्रथम आपको भी मैंने पीछे बताया कि ये इन्होंने मैक्सिको के टोपोजलान गांव का अध्ययन किया और इसमें उन्होंने उसी समय जो है जो रचना की, आप लोग नोट करते चलिए, उसी समय इन्होंने जो विस्तार पूर्वक से बता रखा है अपने अध्ययन में कि लोक समाज यानी फोक सोसाइटी, कृषक समाज यानी पीजेंट सोसाइटी, लोक नगरीय सातत्य यानी कि फोक अर्बन कंटिन्यूम, ठीक है, और लघु व दीर्घ परंपरा लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस, और लोक संस्कृत फोक कल्चर तथा लघु समुदाय लिटिल कम्युनिटी जैसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं का इन्होंने प्रमुख रूप से अध्ययन कर रखा है। आप लोग रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बी जो इसका आंसर है। ध्यान दीजिएगा, जो इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, आप लोग नोट कर लीजिए क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे टोपोजलान लाइफ इन, क्या है, टोपोजलान लाइफ इन मैक्सियन विलेज, सन 1930 में आई थी ये। और अगली है इनका द फोक कल्चर ऑफ याक्टन, 1941 में आई थी। क्या, द फोक कल्चर ऑफ याक्टन 1941 में आई थी। अगली है इनकी द लिटिल कम्युनिटी, सन 1955 में आई थी। आप लोग नोट कर लीजिएगा कौन सी बुक, द लिटिल कम्युनिटी, सन 1955 में आई थी। ये मैं रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में ही बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर 1956 में आई थी। आप लोग उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। ये आपके रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय का है। और जो आपके ये अगले ऑप्शन ये क्या हैं आपके, नोट करते चलिए, बृजराज चौहान, ये इनकी कुछ बातें देख लीजिए। बृजराज चौहान महोदय जो हैं आपके, ये गांव, जो भारतीय गांव का इन्होंने, बृजराज चौहान महोदय ने सर्वप्रथम जो है, डॉक्टर बृजराज चौहान महोदय जो हैं ये राजस्थान के राणावती की सादड़ी गांव का अध्ययन कर रखे थे। ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। बृजराज चौहान जो है राणावती की सादड़ी का अध्ययन किसने किया है, तो बृजराज चौहान महोदय किए हैं। ये राजस्थान में है और ये नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी में इन्होंने लघु समुदाय की दो विशेषताओं को बता रखा है, समरूपता यानी कि होमोजेनिटी, और आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, का जिसमें अभाव पाया जाए उसके बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक से बता रखा है। और कहा कि जो भारतीय गांव है लघु समुदाय के गांव लघु समुदाय के स्वरूप नहीं है, इन्होंने कहा है आपके, ये आत्मनिर्भरता का अभाव के रूप में देखते हैं इसको। तो अगले ऑप्शन आपके कौन हो गए, ये अगला ऑप्शन आपके मैकिम मैरियट महोदय है। ये मैकिम मैरियट महोदय जो है क्या कहते हैं कि मैकिम मैरियट किशनगढ़ी गांव का अध्ययन कर रखा है। आपके मैकिम मैरियट महोदय जो हैं किशनगढ़ी गांव का अध्ययन कर रखा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है, ये डॉक्टर डी.एन. मजूमदार यानी कि डी.एन. मजूमदार जो हैं महोदय, इन्होंने मोहाना गांव तथा डॉक्टर एस.सी. डी.एन. मजूमदार मोहाना गांव का अध्ययन किए हैं। और एक आपके और थिंकर हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। ये एस.सी. दुबे इसमें नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा आपके नोट में। एस.सी. दुबे महोदय को इन्होंने, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, एस.सी. दुबे जो महोदय ये समीरपेट गाँव का अध्ययन किया है। तो इन लोगों ने जो ये अपने अध्ययन में इन गाँव के ग्रामीणों के बारे में अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 भी आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी के समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आइए देखते हैं क्लास नंबर 6 आप लोगों के क्या कह रहा है। ये जो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, आप लोग क्लास मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिए। एक बार अगर किसी कारण से क्लास आपके समझ में ना आए तो क्लास को दोबारा आप लोग देख लिया कीजिए, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, मैं बार बार कहता हूँ। और किसी कारणवश हमारे किसी जो इसमें से ना कुछ आप लोगों में से कुछ लोग महिला या पुरुष कामकाजी होंगे, कुछ महिलाएं अपना घर के कामकाज जो है देख रही होंगी, टाइम उनको कम मिलता होगा, आप क्योंकि आप पारिवारिक जीवन जी रहे होंगे, और कुछ हमारे जो है भाई होंगे जो वो भी कामकाजी पुरुष होंगे या कामकाजी महिला, जो भी आप लोग हैं, अगर समय ना मिले आप लोगों के पास किसी कारण तो क्लास लगा के आप लोग रख दिया करिए, सुन लिया कीजिए। अगर आप सुन लेंगे ना तो भी आपको इस क्लास से काफ़ी बेनिफिट होगा आने वाली परीक्षाओं में, अगर आप सोशियोलॉजी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मैं ऐसा जो है आप लोग की एक एक चीज़ क्लियर करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ। अगर किसी कारण आप क्लास ना देख पाएँ तो केवल क्लास को लगा के मेरी आवाज़ को सुन लिया कीजिए, इससे ही आपको काफ़ी जो है लाभ आने वाली परीक्षाओं में मिलेगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। आइए प्रश्न उत्तर नंबर 6 आपका ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा? ये ग्रामीण समुदाय का, ठीक है, तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए करा अहम की भावना, ऑप्शन बी करा सांस्कृतिक विविधता, ऑप्शन सी करा क्षेत्र, ऑप्शन डी करा आत्मनिर्भरता। तो इसका कौन सा नहीं होगा? तो इस लोग आप एक सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, ये प्रश्न आप देख रहे हैं ना, आपका यूपी पीजीटी 2013 में पूछा जा सकता है। हमारे जो यूपी पीजीटी के प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं ध्यान दें इस प्रश्न को, यूपी पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बी, क्यों ऑप्शन बी हो जाएगा? ये प्रश्नानुसार आप ध्यान देंगे खुद ही जान जाएंगे, क्योंकि एकरा ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो हम की भावना है, क्षेत्र है, आत्मनिर्भरता भी है, जो सांस्कृतिक विविधता है, ये आपका इसके तहत नहीं आता है। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 6 हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 आप सब समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 7। प्रश्न उत्तर नंबर 7 आप ध्यान दीजिएगा, आप सब ध्यान से। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है आपका कि वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। क्या कह रहा है? वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा आर्थिक, ऑप्शन बी कह रहा जातिवाद, ऑप्शन सी कह रहा धार्मिक, ऑप्शन डी कह रहा राजनैतिक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, प्रश्न नंबर 7। तो कि वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, यही कह रहा है ना कि वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी जातिवाद, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी राजनैतिक। ये भी यूपी पीजीटी के 2011 में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं, बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि ये देखिए ना प्रश्न हमेशा वर्तमान से जुड़े हुए नज़र आते हैं। तो इसका आंसर आप सभी का नोट करते चलिए, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा आपके प्रश्नानुसार, क्योंकि वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक राजनीतिक ही है, क्योंकि राजनीति जो देख ही रहे हैं समय के बदलाव से चुनाव होता है, हमेशा जो है सत्ताएं जो है जनता के अनुसार बदलती रहती हैं। तो वही बात कर रहा है इसमें, क्योंकि इसमें नेतृत्व परिवर्तन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर कोई भी सरकारें काम करती है तो बनी रहेगी, अगले चुनाव में जनता उसको जो है अपना बहुमत देगी, वरना उसको हटा देगी। तो ये आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8, ठीक है। प्रश्न उत्तर नंबर 8 आप क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है। ये वर्तमान भारत में ये देखिए कह रहा कि पंचायती राज कैसी अवधारणा है वर्तमान भारत की। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर कि वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है। तो ऑप्शन ए राजनीतिक अवधारणा कह रहा, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी शैक्षणिक। तो वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी
अवधारणा है। आप लोग इसका आंसर फटाफट बताइए जो है, देर ना करते हुए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर इत्मीनान से प्रश्न को देखेंगे तो ऐसा इसके आंसर आप लोग ज़रूर सही करेंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। राजनैतिक इसका भी आंसर हो जाएगा। अभी पिछला प्रश्न था उसका में भी राजनीतिक था और इसमें भी राजनीतिक है। ये भी यूपी पीजीटी के 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसमें ये आंसर आपका वर्तमान भारत में पंचायती राज एक राजनीतिक अवधारणा है। कारण क्यों है? क्योंकि इसमें जो है मौजूदा समय में पंचायती राज जो सन 1959 में पंचायती राज अस्तित्व में आया था ना, आप लोग जान ही रहे हैं। और इसमें जो है आपके इसके सूत्रधार किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता को माना जाता है। पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था पाई जाती है, ये लोकतंत्र की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसे एक वैधानिक शक्ति का रूप प्रदान किया गया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ध्यान दीजिए आप लोग। जजमानी व्यवस्था पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए गांव में, ऑप्शन बी कस्बों में, ऑप्शन सी शहरों में, ऑप्शन डी जनजातियों में। तो इसका आंसर आप लोग गलत करेंगे ही नहीं। कहाँ पाई जाती है? तो जजमानी व्यवस्था मैंने अभी पिछले प्रश्न में आप लोगों को चर्चा किया, कहाँ पाई जाती है? गाँव में पाई जाती है। तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 9 का ये हो जाएगा, गाँव में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए नोट करते हुए चलिएगा। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कुछ बताने लायक होगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं आप लोगों को विस्तार से बता दूंगा, ताकि आप लोगों को जो है आने वाली परीक्षाओं में अगर यहाँ से प्रश्न आ जाए, इससे संबंधित आ जाए, तो आप लोग जो है गलत नहीं करेंगे। और आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर किसको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको जो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, जो आने वाले कंपटीशन में बैठने वाले हैं, परीक्षाएं देने लिए जो फार्म भरे हैं, जिनका एग्ज़ाम है, वो तो दिन रात एक करके जो है पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, परीक्षा का डेट मिल गया है। लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं जिन्होंने इसमें फार्म नहीं अप्लाई कर पाए हैं, वो अभी या तो एलिजिबल नहीं थे इसके, या तो अभी जो है किसी कारण से छूट गया था। तो इसके बाद फार्म आपके संभवतः आने ही वाले हैं। वो आपके फार्म जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के यानी कि जीआईसी के और जीडी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के, आपके जो है पीजीटी यानी प्रवक्ता के भी फार्म, टीजीटी पीजीटी के भी आने वाले हैं। तो इसलिए जो नए प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं वो भी ध्यान दें इस चीज़ को, वो लोग अभी से तैयारी में लग जाएँ और क्लास कंटिन्यू करते रहें, पढ़ाई जारी रखें जो है। ऐसा नहीं है कि जब हम फार्म आ जाएगा भरेंगे तब पढ़ेंगे, तब तो फिर वही होगा ना, जो पहले तैयारी किया है तो उसी के हिस्से में जाएगा ना, तो आप तो पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अभी से पढ़ाई जारी रखें और कंटिन्यू जारी रखें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है। यह कथन किसका है? यहाँ से ध्यान दीजिए, कह रहा कि जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है। यह कथन किसका? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा आस्कर लेविस महोदय का, ऑप्शन बी कह रहा आपका रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी कह रहा एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन डी कह रहा यूगेन सिंह का। तो जजमानी से संबंधित ये प्रश्न है। आप लोग जजमानी व्यवस्था क्लास कर ही चुके हैं, अभी जो ये प्रश्न आप गलत करेंगे ही नहीं, मुझे पता है। तो इसका आंसर आपका आस्कर लेविस महोदय हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने पिछले प्रश्नों में भी आपको विस्तार पूर्वक से थोड़ा सा बताया है। आपके आस्कर लेविस वगैरह आप लोग बराबर यहाँ से प्रश्न आता है, आप लोग प्रैक्टिस से सॉल्व करते रहेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप गलत करेंगे ही नहीं। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपका पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 जो था। आइए प्रश्न नंबर देखें, 11 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, नोट करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 11 नंबर कह रहा है, गाँव की ओर लौटो। ये देखिए, गाँव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? यही कह रहा है ना कि गाँव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी कह रहा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कह रहा इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी कह रहा लाल बहादुर शास्त्री। तो किसने कहा है? तो अगर आप लोग भारतीय सोशियोलॉजिस्टों को पढ़े होंगे तो इसका आंसर गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस है। ये भी आपके यूपी पीजीटी में ये जो है प्रश्न पूछा जा चुका है, गाँव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया है।
तो यूपी पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते रहिए आप लोग पढ़ाई के साथ साथ, ताकि ऐसे प्रश्न अगर आ जाएँ तो आपको परीक्षा में गलत हो ही ना, ठीक है, किसी कारण से। क्योंकि ऐसे प्रश्न है ना, ऑनलाइन प्रश्न है, आप जो है पढ़े रहेंगे तो एक बार में मारेंगे खट से आंसर। तो आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए अब तक। देखिए आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, महात्मा गांधी जी हैं। इसके गांव की ओर लौटो, ये इन्हीं की अवधारणा है। ये गांव की ओर लौटो आपके यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का। ये मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो है, इनका मानना था कि जो तकनीकी और मशीनीकरण और श्रम की जगह ले रखा है, कौन, तकनीकी और मशीनीकरण का जो युग है, ये श्रम की जगह ले रखा है, जिससे बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि को जो है बढ़ावा मिल रहा है। तो उन्होंने स्वराज की अवधारणा के माध्यम से स्वनिर्भरता पर बल दिया था। तो उसी के दौरान इन्होंने अपना ये कहा था लोगों से कि वो लोगों ऊर्जावान रहो और गांव की ओर लौटो। टू क्या है, टू गो बैक टू विलेज। और गांव के लिए लघु कुटीर उद्योगों के पक्षधर में ये थे। तो लघु कुटीर उद्योग के पक्षधर कौन थे, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके महात्मा गांधी जी ही थे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 ध्यान देते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 12 क्या कह रहा है, कहाँ जा रहा है भाई तू। प्रश्न नंबर 12, ये प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है कि ग्रामीण संप्रदाय क्या है, ग्रामीण संप्रदाय के अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ग्रामीण संप्रदाय के अवधारणा के प्रतिपादक हैं, तो कौन है आप बताइए। ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी एम के गांधी, ऑप्शन डी श्री भगवान दास। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर आप लोग दीजिए, फटाफट दीजिए। तो ऐसा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ग्रामीण संप्रदाय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, राधा कमल मुखर्जी। आप लोगों को देखिए मैं भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भूले ना। तो राधा कमल मुखर्जी जो हैं, ये ग्रामीण समुदाय की अवधारणा की बातें करते हैं। और जो इनकी पुस्तक थी द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़, ये 1966 में आई थी। इसलिए भारतीय ग्रामीण समुदाय में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन था उसके विषय में इन्होंने शोध कर रखा था और विस्तार पूर्वक से अध्ययन करके समाज के बारे में बता रखा था, ठीक है। ये कि सामाजिक परिस्थिति के दो प्रमुख प्रकार इन्होंने बताया था। क्या बताया था, एक व्यवहारिक परिस्थिति और दूसरा सामुदायिक परिस्थिति, ठीक है, एक व्यवहारिक परिस्थिति और दूसरा सामुदायिक परिस्थिति। तो ये राधा कमल मुखर्जी थे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न नंबर 13, ये 13 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते हुए चलिए। जो 13 नंबर प्रश्न आपका है, ये ध्यान दीजिए, ये यूपी पीजीटी के 2005 में पूछा जा चुका है। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है। क्या ये नहीं है, देखिए कौन सी विशेषता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है कह रहा। तो ऑप्शन ए परंपरागत निष्ठा, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, ऑप्शन सी अंधविश्वास, ऑप्शन डी व्यापक साक्षरता। एक कलर पे मत ध्यान दीजिएगा, जो नीला हरा हो गया है, तो प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। ये टाइप में हो जाता है कभी कभार ऐसा, तो इस पर ना ध्यान दीजिएगा, मेन चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, तो इसका आंसर व्यापक साक्षरता हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये व्यापक साक्षरता। क्योंकि प्रश्नानुसार क्या है, ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है। तो परंपरागत निष्ठा तो पाया, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव ये भी पाया जाता, अंधविश्वास भी पाया जाता, लेकिन व्यापक साक्षरता थोड़ी है। अभी गांव में बहुत निरक्षरता है, असाक्षरता है, ठीक है। हालांकि अब तो काफ़ी सुधार हुआ पहले की अपेक्षा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 भी आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो है ना, प्राचीन काल से अगर भारतीय जनसंख्या गांव में जो निवास करती है, सबसे अधिक जो 70% जनसंख्या तो गांव में ही अपने इंडिया में निवास करती है ना। और गांव का जो महत्व है ये आज भी बरकरार है, आप लोग जान ही रहे हैं। और गांव में हालांकि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। इसमें जो है गांव की विशेषता क्या, आप जान ही रहे, गांव की विशेषता है वहाँ कृषि है, संयुक्त परिवार है, जाति है, जातिमानी व्यवस्था है, पंचांग, समुदाय भावना, सादा जीवन, उच्च विचार के में लोग विश्वास करते हैं, गरीबी और अशिक्षा है जो काफ़ी वहाँ पाई जाती गांव में जो है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है आपका।
यानी कि 14 नंबर प्रश्न ये कह रहा है जजमानी संबंधी क्या है, जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है, जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है, क्या होती है, अस्थाई, ऑप्शन ए कह रहा अस्थाई होती है, ऑप्शन बी कह रहा अस्थाई होती है, ऑप्शन सी कह रहा अनुबंध परक होता है, ऑप्शन डी कह रहा जजमान की इच्छा पर निर्भर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। ये भी आपका यूपीपीजीटी 2005 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जजमानी संबंधों की जो प्रकृति होती है वो अस्थाई होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कलर पे मत जाइएगा, मैं आपको कह रहा हूँ ये जो है मिस्टेक है, ऐसा नहीं कि नीला नातिक आपका आंसर हो रहा है, लेकिन जो है अस्थाई इसका जजमानी संबंधों की प्रकृति जो अस्थाई होती है। आप लोग जान ही रहे हैं, ये जजमानी व्यवस्था अगर पढ़ रखे हैं तो ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर का क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 आपका कह रहा है कि श्री नारायण धर्म क्या है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, ये श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन अच्छा प्रमुख रूप से परिवर्तित किया गया था। तो क्या परिवर्तित किया गया था, आपका ऑप्शन है नायरों में, ऑप्शन बी ब्राह्मणों में, ऑप्शन सी इजवाह में, ऑप्शन डी नयरों में। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से परिवर्तित किया गया था, क्या किया गया था, अगर आप इसको पढ़े होंगे तभी आंसर दे पाएंगे, नहीं तो ऐसे प्रश्न तो गलत कर ही देंगे। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, नोट कर लीजिए, इजवाह, ठीक है, ये जो आपका प्रश्नानुसार इजवाह हो जाएगा। श्री नारायण धर्म परिपालन का आंदोलन जो था ये परिवर्तित रूप से किस में हुआ था, इजवाह में, क्योंकि ये आपका महाराष्ट्र है, यानी कि ठीक है, महाराष्ट्र की घटना है कि महाराष्ट्र में जो सत्यशोधक समाज के आंदोलन की भांति जो है ये केरल में जो महाराष्ट्र में जैसे सत्यशोधक समाज का आंदोलन हुआ था, आप लोग जान ही रहे हो, सत्यशोधक समाज के बारे में पढ़ ही रखे हैं, तो उसी प्रकार केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन चला था। और क्यों चला था, ये ब्राह्मण विरोधी था, यानी कि ब्राह्मणों के खिलाफ हुआ था। क्या था कारण, तो इसका संबंध ताड़ी बनाने वाली केरल की इजवाहा जाति से है, ये इजवाहा जाति है केरल की, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो है इजवाहा केरल की जाति, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे ना अगर नहीं ध्यान देंगे तो। जाति है और केरल में श्री नारायण गुरुस्वामी नामक संत ने क्या है, श्री नारायण गुरुस्वामी नामक संत ने श्री नारायण धर्म चलाया था। और इस आंदोलन के प्रमुख कार्य क्या था, इसमें इसका प्रमुख कार्य था जो सार्वजनिक स्कूल थे जिसमें निम्न जातियों का प्रवेश का अधिकार नहीं प्राप्त था, तो इनका कार्य था कि जो निम्न जाति के बच्चे थे पब्लिक स्कूलों में, सार्वजनिक स्कूलों में इनका प्रवेश दिलाना, यानी सरकारी सेवा में भर्ती कराना, मंदिरों में और देवालयों में इनका प्रवेश दिलाना, सार्वजनिक स्थानों में सड़कों के उपयोग का अधिकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त करने की बातें करते थे इजवाहों में। ये श्री नारायण धर्म के परिपालन जो आंदोलन चला था, ठीक है, क्योंकि श्री नारायण गुरुस्वामी नामक संत ने इस आंदोलन को चला रखा था। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। फ्रेंड आज आपका ये 15 प्रश्न ही थे जो कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, जो आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू जारी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सब क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं। तो आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।